तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों, इस मेंसुरेशन की कड़ी में आज का जो हमारा ये वीडियो है, यह मेंसुरेशन की कड़ी का ये दूसरा पार्ट है। सबसे पहले वाले वीडियो में हम ये बताए थे आपको कि मेंसुरेशन क्या होता है, क्या होते हैं मेंसुरेशन के मायने, और हम मेंसुरेशन में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बाकायदे इसके पिछले वाली वीडियो में बनाया है। मेरा आपसे अगर रिक्वेस्ट रहेगा, अगर मेरे पीछे वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसके जो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उसका पिछले जो वीडियो बनाए गए हैं मेंसुरेशन के, जो बेसिक स्ट्रक्चर है मेंसुरेशन का, उसके बारे में जो वीडियोज़ बनाए गए हैं उसमें उसका मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दिया रहूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं। तो आज हमारा जो दूसरा उस मेंसुरेशन का जो दूसरा पार्ट है, उसमें हम बात करेंगे ट्रायंगल का। और ट्रायंगल का जिसका हम बात करेंगे त्रिभुज का, इस त्रिभुज के मैं टॉपिक से लिख दिया हूँ कि किन किन चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पहला वीडियो है, पहला जो आपका टॉपिक है वह है अबाउट ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के बारे में। इसमें हम ये बताएंगे कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज कैसा होता है, उसके क्या फिगर कैसे होते हैं और किसे हम त्रिभुज कहते हैं, उसके डेफिनेशन भी बताएंगे। दूसरा है टाइप ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है हाउ टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। हम ये इस टॉपिक में बात करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, और मतलब कैसे हम उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और कैसे उस ट्रायंगल का पैरामीटर निकालेंगे। तो बिना लेट किए हम आते हैं अपने पहले जो हमारा टॉपिक है, पहला जो हमारा पॉइंट है वह है अबाउट ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में पहले अध्ययन करेंगे। तो ये ट्रायंगल जो होता है, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि एक ट्रायंगल जो होता है यह एक ऐसी आकृति होता है जो 2 डायमेंशनल होता है, जिसे एक सरफेस पर बनाया जाता है, एक तल पर। जैसे आप देखेंगे एक ऐसी कोई भी आकृति हो, एक ऐसी कोई भी आकृति हो जो जो 3 ओर से घिरी हुई हो, अर्थात 3 भुजाओं वाली आकृति हो। 3 ओर से घिरी हुई होने का मतलब 3 भुजाओं वाली आकृति हो। बात ये भी ध्यान रखना है कि ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, 3 ओर से घिरी हुई जो आकृति है, ये कहीं पर भी ओपन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज रहेगा। तो ऐसे आकृति को ही हम बोलते हैं त्रिभुज। इसके बारे में और अगर जानना चाहेंगे तो हम अगर बात करें तो ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और इनका अगर हम नाम देना चाहें तो इसको दे सकते हैं ए बी सी। और त्रिभुज ए बी सी में इसमें 3 भुजाएं होंगी इसकी, जिन तीन ओर से जो घिरा हुआ है वह उसकी 3 भुजाएं हैं। अगर इन भुजाओं का नाम बोला जाए तो एक भुजा का नाम हो जाएगा ए बी। अगर हम भुजाओं की बात करें, भुजाओं, तो भुजाएं इसकी कौन कौन होंगी, एक होगा ए बी, ए से बी तक की जो है वो ए बी होगा, फिर बी से सी तक, बी बिंदु से सी बिंदु के बीच की दूरी जो हो जाएगी बी सी, तथा एक तीसरी भुजा हो जाएगी आप सी ए। देखिए हम भुजाओं के नाम एक और तरीके से कह सकते हैं। आप जो ए बी कहा आपने उसे हम बी ए भी कह सकते हैं, जो बी सी कहा हमने उसे हम सी बी भी कह सकते हैं, और जो सी ए कहा हमने उसे हम ए सी भी कह सकते हैं। एक बात ये जानते चलिएगा कि कोई भी जब भुजाओं का हम नाम लिखते हैं तो अक्षरों का विशेष ध्यान करके नाम लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा है एक सी ए, तो सी ए नाम उतना प्रॉपर नहीं है, इससे बेहतर भी इसके नाम लिखे जा सकते हैं। उसको जब हम अगर स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे ए सी। इसके भुजाओं के माप में कोई अंतर नहीं होगा, भुजा यही रहेगी, बस हम सी ए की जगह कह देंगे ए सी। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम अल्फ़ाबेटिकल तरीके से अगर देखें तो ए जो होता है पहले आता है, सी बाद में आता है, इसलिए हम उस भुजा का नाम ए सी रखेंगे। ओके। उसके बाद ये आप बात होगी हमारे इस त्रिभुज में भुजाएं की, कि भुजाएं 3 होती हैं, और भुजाएं कौन कौन हैं। अगर ये त्रिभुज ए बी सी है तो इसमें 3 भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए या ए सी हो गया। ओके। आगे हम बात करते हैं इसमें शीर्ष की। शीर्ष कितने होते हैं, तो शीर्ष वह होता है जहां पर 2 भुजाएं आकर के इस आकृति में मिल रही हैं। जैसे ये ए बी और बी सी जो है एक बिंदु बी पर मिल रहा है, ए बी भुजा और बी सी भुजा किस बिंदु पर मिल रहा है, बी पर, तो ये बी जो होगा ये शीर्ष होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, यह शीर्ष होगा। उसी प्रकार से बी सी भुजा और ए सी भुजा मिल रही है बिंदु सी पर, तो सी भी इसका वर्टेक्स होगा। और इसी प्रकार से ए बी और ए सी मिल रहा है बिंदु ए पर, तो ए भी इसका वर्टेक्स होगा। तो मतलब त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं, कहने का मतलब 3 शीर्ष होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुज में 3 शीर्ष मतलब वर्टेक्स हम लिख देते हैं। वर्टेक्स जो होते हैं 3 होते हैं, एक ए बी एंड सी। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टेक्स के बाद एंगल का, ए एन जी एल ई, एंगल्स। इसमें एंगल्स कितने होते हैं,
तो सबसे पहले एंगल्स किसे कहते हैं ये जानिए। जब कोई भी दो साइड होती हैं, जो दो भुजाएं होती हैं, अगर वो दोनों भुजाएं जिस किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो उन दोनों भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है, जैसे मान लीजिए कि यह एक भुजा है ए बी और यह एक भुजा है बी सी, ये ए बी और बी सी भुजा ये बिंदु बी पर मिल रहा है, तो इनके बीच का ये जो है ना, इसी को झुकाव बोलते हैं, और यही जो झुकाव होता है कोण कहलाता है। तो इस प्रकार में त्रिभुज में अगर आप देखें तो इस प्रकार के आपको झुकाव तीन बिंदुओं पर तीन झुकाव मिलेंगे, मतलब एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इस प्रकार से त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन कोण क्या क्या नाम दे सकते हैं आपको? कोण ए, कोण बी तथा कोण सी। कोण ए, कोण बी एंड कोण सी, ये तीन कोण होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, जैसे भी उस त्रिभुज को बना दीजिए आप, उन त्रिभुज के तीनों जो कोणों का जो योगफल होता है, जो सम होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है वह 180 डिग्री होता है, मतलब 180 अंश होता है। जैसे अगर हम कोण ए को, कोण बी को और कोण सी को, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका योगफल सदैव 180 अंश होगा। न ही ये 180 अंश से कम हो सकता है, न ही 180 अंश से अधिक हो सकता है, चाहे आपका त्रिभुज कैसा भी हो। अगर आप इसको त्रिभुज कैसे एक समकोण त्रिभुज के रूप का बना रहे हैं, तभी इसको अगर तीनों कोणों को अगर आप जोड़ते हैं तो वह 180 ही अंश होगा। अगर आप एक विषमबाहु त्रिभुज बनाते हैं तब भी इसके कोणों को आप अगर जोड़ेंगे, अगर इसके कोणों को अगर इसके कोणों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये भी जो होगा 180 ही अंश होगा। तो इस प्रकार से एक चीज़ 100% श्योर होता है कि कोई अगर त्रिभुज है तो उसके तीनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं वह तीनों के तीनों 180 अंश के होते हैं। तो ये जो है ऑल अबाउट ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया, अबाउट द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल होता कैसा है, क्या इसका रूपरेखा है और उसमें कैसे क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो आपने इस चीज़ को समझा। ओके, तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह टॉपिक है टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए, ट्रायंगल के प्रकार जो होती हैं वह अलग अलग कई प्रकार के होते हैं। जैसे, लेकिन प्रकार को इसको देखने के दो नज़रिए से देखा जा सकता है। पहला जो है इनके साइड के आधार पर, भुजाओं के माप के आधार पर आप देख सकते हैं त्रिभुज के प्रकार, और दूसरा है इसके कोण के माप के आधार पर हम इस त्रिभुज के प्रकार जान सकते हैं। तो चलिए हम पहले बता दें आपको कि त्रिभुज के जो टाइप होते हैं, जो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, ये जो होते हैं भुजाओं और कोणों के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे हम पहले बात करेंगे भुजाओं का, इस टाइप ऑफ ट्रायंगल में पहले बात करेंगे हम भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, फिर हम बात करेंगे कोणों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ द साइड एंड द बेसिस ऑफ द एंगल्स। अगर हम भुजाओं के आधार पर देखें तो भी त्रिभुज जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं आइसोस्केलियन ट्रायंगल। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। दरअसल मैं यहाँ पे इंग्लिश इनका नहीं लिख पा रहा हूँ, सो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। स्पेस नहीं है इसलिए मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये अवश्य आप जानिएगा। समबाहु त्रिभुज जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कि आइसोस्केलियन ट्रायंगल। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। और इस प्रकार से त्रिभुज जो होता है भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार का होता है। इस तीन प्रकार का आप भली भांति इसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और हो सके तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक कॉपी लेकर के बैठिएगा और इसमें इन चीज़ों को नोट्स भी करते रहिएगा। तो ये रहा भुजाओं के आधार पर टाइप ऑफ ट्रायंगल। साइड के बेस पर हमने त्रिभुज के प्रकार बताया कि त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं साइड के आधार पर, भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। अगर तीनों प्रकारों को मैं अगर शॉर्ट रूप में बताना चाहूँगा आपको, तो पहला जो है समबाहु त्रिभुज। इसके नाम से ही आप ये सोच सकते हैं इसके बारे में कि समबाहु,
समबाहु का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और उसकी सभी की सभी भुजाएं क्या होती हों, बराबर होती हैं, बराबर माप की जब होती हैं तो उसे बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह एक ट्रायंगल मैंने बनाया है और इस ट्रायंगल के जो तीनों साइड हैं ये 5-5 सेंटीमीटर के हैं, इसलिए यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर उसे हिंदी में बोले तो समबाहु त्रिभुज। और इस नाम से आप पता कर सकते हैं, समबाहु नाम से भी जरा सोच सकते हैं, स्वयं अपने आत्ममंथन कर सकते हैं कि समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हों और तीनों भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों बराबर हों अगर त्रिभुज की भुजाएं तो वह एक समबाहु त्रिभुज होगा, जिसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें जो दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज, अब ये क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा जो हमारा है ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम का मतलब होता है बराबर हो, द्वि का मतलब होता है 2 और बाहु का मतलब होता है भुजा। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो वह होता है समद्विबाहु त्रिभुज। उसकी आकृति आप ऐसे पर समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये जो है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देखिए इस आकृति में, त्रिभुज की आकृति में, कि यहाँ पर इस त्रिभुज की आकृति में इसकी दो साइड हैं, 2 भुजाएं हैं, वो दोनों बराबर हैं और तीसरी भुजा जो है उन दोनों से भिन्न है। तो इस प्रकार से यह त्रिभुज जो होगा वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा आता है जो है वह है विषमबाहु त्रिभुज अर्थात स्केलियन ट्रायंगल। यहाँ पर इस त्रिभुज के नाम से ही आप सोच सकते हैं विषम बाहु। विषम का मतलब होता है जो एक समान न हो, सब अलग अलग हों। अबाहु मतलब भुजाएं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं जब अलग अलग माप की होंगी, एक माप की नहीं होंगी, तो वही होगा विषमबाहु त्रिभुज। जैसे ऐसे अगर आप देखें तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया और इस प्रकार से ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और इसे कर दिया मैंने 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि इस त्रिभुज की जो तीनों साइड हैं ये तीनों अलग अलग भिन्न भिन्न माप के हैं। तो इस प्रकार से ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हो गए और उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं, हम बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर भी प्रिय विद्यार्थियों त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब जानेंगे हम सबसे पहला जो त्रिभुज होता है वह कौन सा त्रिभुज होता है। तो इसमें पहला त्रिभुज होता है वह कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। पहला जो होता है वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, जिसे बोलते हैं एकट एंगलेड ट्रायंगल। तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसे बोलते हैं राइट एंगलेड ट्रायंगल। उसके बाद तीसरा जो होता है वह होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं ऑब्टस एंगलेड ट्रायंगल। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों साथियों, अगर कोणों के आधार पर, कोणों के माप पर अगर देखा जाए, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और उनके मापों के आधार पर देखा जाए तो भी त्रिभुज जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है न्यून कोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं एकट एंगलेड ट्रायंगल, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं राइट एंगलेड ट्रायंगल और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं ऑब्टस एंगलेड ट्रायंगल। अब हम एक एक को आपको समझाएंगे, एक एक के बारे में। जैसे पहला होता है जो न्यून कोण त्रिभुज। अगर डेफिनेशन के रूप में अगर मैं आपको बताऊं एकट एंगलेड ट्रायंगल के बारे में, तो मतलब एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसके सभी जो तीनों जो कोण हो, वह तीनों कोणों का जो माप हो वो सभी माप एकट एंगल के हो, मतलब न्यून कोण हो। कहने का मतलब न्यून कोण मतलब हुआ कि वह 0 और 90 के बीच में हो। ऐसे जो कोणों के, अगर कोई ऐसा कोई त्रिभुज है उसके तीनों कोण जो हैं 0 और 90 अंश के कोण के बीच के तीनों कोण आ रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से वह एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर फिगर के माध्यम से आपको अगर समझाना चाहूं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये एक त्रिभुज है। जैसे इस त्रिभुज में अगर मैं आपको अगर ये बताया जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो है हमारा अगर हो गया 70 अंश, तो ये जो हो जाएगा
अगर 45 अंश, तो इस प्रकार से ये कितने अंश का होगा? जैसे त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश, जिसमें से हमने लिख लिया अंतःकोण मतलब तीनों कोणों का योगफल, जिसमें से हमने लिख लिया 70 और 40 115 अंश, और 180 में से 115 अंश हमने लिख लिया, तो बचा कितना अंश हमारे पास? 65 अंश। तो इस प्रकार से त्रिभुज के इस त्रिभुज को अगर देखिए तो इस त्रिभुज के जो तीनों जो अंतः कोण हैं, ये एक 70 अंश है, एक 65 अंश है और एक 45 अंश है। और ये त्रिभुज के तीनों जो कोण है, ये तीनों कोण सभी जो हैं 90 अंश से कम है और 0 अंश से अधिक हैं। इस प्रकार से यह त्रिभुज जो होगा एकट एंगुलर ट्रायंगल होगा, मतलब न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये हो गया। ऐसे अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यह इसके आप नाम से सोच सकते हैं कि समकोण अर्थात जिस एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है। हम सभी कोण की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्वयं सोचिए, अगर सभी कोणों को अगर हम 90 अंश ले लें तो 90 90 90, जैसे मैंने कहा कि हम बात अगर एकट एंगुलर ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें सभी कोण, मैंने कहा कि जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण कहने का मतलब 90 अंश से कम हो, तो 90 अंश से कम इस पे तो मतलब सभी कोणों को हमने 90 अंश से कम देखा, सभी न्यून कोण है, तो यह एक न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो कहीं आपके दिमाग में विचार कहीं ना ऐसा हो जाए कि मतलब जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण समकोण हो, मतलब 90 90 अंश हो, तो वह एक समकोण त्रिभुज होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जरा सोचिए ना उस बात पे कि अगर सभी कोणों को अगर आप 90 90 अंश लेते हैं तो 90 90 90 9 3 27 270 अंश होगा। तो क्या किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 270 अंश होता है? नहीं होता है। इसका मतलब वो आपका सोचना क्या है, बिल्कुल गलत है। तो देखिए होता क्या है, दरअसल एक समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 अंश हो। जैसे मैंने एक आकृति बनाया और इसमें मेरा ये जो है ये कितने अंश का है? 90 अंश का है, और इसमें 90 अंश का है। बाकी ये कितने कितने अंश हैं ये आप पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने एक को ले लिया 90 अंश हो गया, इसको भी ले लिया मैंने 45 अंश हो गया, ये मेरा ये भी हो गया 45 अंश है। तो इस आकृति में अगर आप देखिए, अगर इसके कोणों को देखिए, इस त्रिभुज के अंतः कोणों को, तो एक कोण मेरा 90 अंश है, बाकी जो दो कोण हैं उन दोनों कोणों का योगफल भी 90 अंश आ रहा है। तो 90 45 45 90 और 90 180 अंश, तीनों मिलाकर 180 अंश हो गए। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता भी है। और इस मतलब इस प्रकार का जो कोण होगा, इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा जिसका कोई एक अंतःकोण 90 अंश होगा, तो वही एक समकोण त्रिभुज होगा। तो डेफिनेशन के रूप में आप बोल सकते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक अंतःकोण 90 अंश का होता है तो वह समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगुलर ट्रायंगल कहलाता है। चलिए हम बात करते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा अब हमारा आता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज यहां पर भी आपको नाम से सोच सकते हैं। अधिक कोण मतलब जिसका कोण अधिक कोण हो, मतलब 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। यहां भी आपका उस तरह का सोचना गलत होगा। जैसे आपने सोचा सभी अधिक कोण है तो सब तीनों कोण जो है अधिक अधिक कोण हो, फिर गलत हो जाएगा क्योंकि 180 अंश से अधिक है, श्योर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहां भी आपको जो सोचना है, समझना है, यहां भी आपको कोई एक कोण 90 अंश से अधिक लेना है, बाकी जो कोण होंगे वह जो होंगे 90 अंश से कम होंगे। अर्थात एक कोण हम कोई 90 अगर ले लेते हैं अधिक कोण, जैसे ये हो गया 120 अंश का कोण, तो त्रिभुज के एक अंतःकोण 120 अंश कोण होगा, मतलब एक अंतःकोण अधिक कोण है ये। बाकी ये हो गया एक 30 अंश और ये भी हो गया हमारा 30 अंश। इस प्रकार से अगर इन सभी को आप जोड़िए तो 120 30 150 30 180, इस त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश आया। ये वास्तव में यह एक त्रिभुज ही होगा और हम इसे अधिक कोण त्रिभुज इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका एक अंतःकोण इस त्रिभुज का अधिक कोण है, इसलिए हम इसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो चलिए हमारा ये ऑल अबाउट रहा किसके बारे में, टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में, कि मैं एक बार इसको फिर से एक बार इसका समरी को एक बार फिर रिव्यू करता हूं कि टाइप ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं ये भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर भुजाओं के साइड के बेस पे देखा जाए तो ये तीन होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। उसके बारे में मैंने समझाया बाकायदे चित्र के माध्यम से। और उसके बाद है कोणों के आधार पर अगर देखा जाए तो भी ये तीन ही प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, और इसका इंग्लिश में मैंने लिखा है। और इसके बारे में अब आप समझ गए कि टाइप ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो अब हम
अगला टॉपिक लेकर के अब अगला टॉपिक अब हम आपको समझा रहे हैं, वह जो है हाउ टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर। एक बात मैं आपको बता दूं, हम जब एरिया या पैरामीटर निकालने की बात जब करेंगे ना, जब हम एरिया निकालने की बात करेंगे ना, तो वह हम किसके आधार पर हम फार्मूले को प्राप्त करेंगे, जो डेरिवेशन करेंगे वो जो है यही है, भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल जो होंगे इन्हीं के आधार पर हम सूत्र को बनाएंगे और उन सूत्रों के आधार पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे और परिमाप को हम निकालेंगे। ओके, तो अब हमारा ये जो तीसरा टॉपिक है वह है हाउ टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर, कि हम किसी भी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे और इस त्रिभुज का पैरामीटर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। जैसे कि अगर त्रिभुज का एरिया और पैरामीटर निकालेंगे, इसके पहले हमने आपको बता दिया है कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि उन्हीं की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है इसमें। तो अगर हमारा कोई एक त्रिभुज है जो एक समबाहु त्रिभुज है, अगर एक समबाहु त्रिभुज है, पहला हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में बात करेंगे कि मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक आकृति बनाता हूं समबाहु त्रिभुज का, जैसे कि इसमें जो है दिया हुआ है आपका, इसके सभी भुजाओं का माप ये जो है 8 सेंटीमीटर है, ये जो है 8 सेंटीमीटर है और ये भी जो है 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों, अर्थात वह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसका जो एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू वह होता है a² √3/4, यही इसका फार्मूला है। अब जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन जो है एक उसका हमको एक ट्रायंगल है और उसका हमको एरिया फाइंड करना है और वह ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र यही होता है a² √3/4। तो अगर आप देखिए, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो यहाँ पर a क्या है, a जो है उन समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का माप है। तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा आपका, इसके समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का माप कितना है, वही आपका a होगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 8 है। तो a इक्वल टू अगर आप 8 रखेंगे तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा, a की जगह लिखेंगे 8 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर √3/4 आगे लगाएंगे आप, तो 8² जो है, तो 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, √3/4। अब 4 1 जा 4 और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 16 बार में, 4 से 16 बार में कट गया तो आपका आया 16 √3। अगर आप √3 का वैल्यू रखना चाहेंगे तो √3 का भी वैल्यू रख सकते हैं, अगर नहीं तो इतना ही को अगर आंसर लिखना चाहें तो इस प्रकार से आपका एरिया हो जाएगा 16 √3 सेंटीमीटर में दिया हुआ भुजाओं का माप, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज का। इस प्रकार से अगर मैं आपको और एक आकृति बनाता हूं, उसके आधार पर अगर मैं दिखाऊं कि कैसे होगा, तो चलिए एक और समझिए एक समबाहु त्रिभुज। जैसे एक हमारी जो नई जो आकृति है, वह आकृति ऐसे है, इसकी एक भुजा है 12 मीटर, ये भी भुजा जो है 12 मीटर है, ये भी भुजा जो है 12 मीटर है। इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप 12-12 मीटर है और इसको हमको निकालना है क्षेत्रफल, हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस त्रिभुज कौन सी त्रिभुज है भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर ये जो त्रिभुज है यह एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो हम अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र हमने बताया आपको a² √3/4। तो अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो a का मान हम रखेंगे, और a क्या है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का जो माप है वही a है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का माप 12-12 मीटर का है, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 12 मीटर।
अब हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे ए का, जब हम वैल्यू निकालेंगे, ए निकालेंगे जब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अब एक जगह हम रखेंगे एरिया निकालेंगे जब हम, तो एक जगह लिखेंगे हम 12 और इसका ए पर स्क्वायर है तो यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर √3/4। अब 12 से 12 का स्क्वायर है तो 12 का 12 में गुणा करिए तो 12 का स्क्वायर जो होता है 12 144 होता है √3/4। अब इसको काटिए तो आप ये भी कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 1 जा 4 और 4 से 144 को काटेंगे तो हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, मतलब 4 3 12, 14 में से 12 कटा 2 बचा, 4 के आगे आया 2 24 हुआ, 4 6 24। इस प्रकार से आपका आएगा 36 कड़ी में 3। अभी इसका हम इसका मात्रक लिख देंगे, मात्रक किस में लिखेंगे, ये मीटर 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 में दिया हुआ तो इसको लिख देंगे मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से यह एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। कहने का मतलब अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अगर उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं उस त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज है वो, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे a² √3/4, जिसमें a जो है उस समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का माप है और इस प्रकार से रख करके आप उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो अगला अब हमारा जो दूसरा है वह है, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए जो दूसरी आकृति आएगी भुजाओं के आधार पर वह आएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे तो उसके लिए भी फार्मूला क्या होता है इसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक आकृति समझाते हैं आपको। यह एक आकृति है जिसकी ये दोनों भुजाएं, जैसे मान लीजिए हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। जैसे इस त्रिभुज का नाम है RAM, राम। तो इस त्रिभुज की अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं वह दोनों भुजाएं समान हैं और जो तीसरी भुजा है वह तीसरी भुजा अलग है। कहने का मतलब यह एक जो त्रिभुज है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b² होता है। तो इस प्रकार से अब हम ये जानेंगे, आपको हम ये बताएंगे कि आप इसमें b कौन है और a कौन है। ये चीज़ जानना जरूरी है कि इस जो हमने फार्मूला लिखा है इसमें a कौन है और b कौन है। तो इसमें a जो होता है समान जो भुजाएं हैं, समान माप की भुजाओं की लंबाई है, लंबाई जो होता है, और b कौन होता है, b जो होता है तीसरी भुजा, तीसरी असमान जो भुजा है, असमान भुजा की लंबाई होता है। इस प्रकार से अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो अगर इसका क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें, हम दी गई आकृति का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, दी गई आकृति अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र यही होगा आपका कि b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। तो इसमें सबसे पहले हम मान रख लेते हैं किसका कितना कितना मान है। तो हमने बताया a जो होता है आपका जो भुजाओं समान भुजाएं जो हैं उनका माप होता है। तो यहाँ समान भुजाएं कौन हैं, 6 सेंटीमीटर वाली हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद b जो होता है क्या होता है, तो b जो होता है जो तीसरी भुजा है अर्थात जो आधार है इसका त्रिभुज का वो हो जाएगा, तो आपका b बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे आप, एरिया जब इसका निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा b/4, तो b की जगह आपका हो जाएगा 8/4, फिर कनड़ी में 4 गुणे, अब a² है तो a की जगह हमको लिखना है 6, तो 6² और फिर से माइनस b² है तो b की जगह लिखना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको आप और आगे हल करना चाहेंगे तो यहाँ देखिए कट जाएगा, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आगे आपका 2। अब अंडर रूट में क्या आ रहा है ये देखिए, 4 × 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 और -8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। तो अब इसको आगे अगर लगाना चाहेंगे तो इसमें अभी लगाना चाहेंगे, क्या लगाना भी पड़ेगा अभी, तो 4 से 36 से पहले गुणा करेंगे, तो 36 में अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो 4 6 24, 4 से लगा दूँ, 4 दूनी 4 3 12, 12 2 14, कितना आया 144, और उसके बाद माइनस हो जाएगा 64, तो आया आपका 2 अंडर रूट में। अब 144 में से 64 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो आपका हो जाएगा 6 में से 4 में से 4 जाएगा 0, 14 में से 6 जाएगा 8, 80 आया। अब क्या करिए आप 80 का फैक्टर करिए, तो 80 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 अब ब्रैकेट में हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80।
तो अब जो होगा आपका जोड़ा बन रहा है 2 का, फिर 2 का, तो ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे तो हो जाएगा 2। आइए दोनों बाहर आएंगे तो बाहर गुणा करके लिख देंगे 2 गुणे 2, और फिर से कड़ी में बचा तब आपका 5। इस प्रकार से हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 8 और कड़ी में 5। अब उसके बाद हम देखिए ये आपका क्षेत्रफल आया, और ये किस में लिखा गया, किस माप में लिखा गया है, सेंटीमीटर 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 में, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर एक त्रिभुज अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी 2 भुजाएं बराबर हों हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वह यह होता है कि b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², और जो इसमें a जो होता है वह जो 2 समान भुजाएं होंगी उनका माप होगा, b जो होगा जो उस त्रिभुज का जो आधार होगा, मतलब जो तीसरी जो असमान भुजा होगी उसका माप होगा। और इस प्रकार से हम उसका जब माप को जब हम इस फार्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद हमको हल प्राप्त हो जाएगा, मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका रहा और सूत्र रहा। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रकार की जो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर जो है वो त्रिभुज जो विषमबाहु त्रिभुज है, उसके बारे में बात करेंगे हम कि उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक आकृति बनाते हैं और विषमबाहु त्रिभुज की। तो जैसे मान लीजिए यह एक आकृति हो गया, जैसे यह एक आकृति हो गया विषमबाहु त्रिभुज का, यह एक आकृति हो गया विषमबाहु त्रिभुज का। इस त्रिभुज का कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया इस त्रिभुज का नाम FAT फैट। ओके, और हमें इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, तो सबसे पहले हम सूत्र की बात करते हैं फिर इसे समझेंगे। तो जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के और भी फार्मूले हैं, लेकिन हम उन फार्मूलों की चर्चा एक अलग से एक वीडियो बना करके उसमें करूंगा। लेकिन मैं इसमें एक नॉर्मली जो अक्सर यूज में लाया जाता है, जिस प्रकार से निकालने का जो तरीका अपनाया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो पहले हम उसके फार्मूले को लिखते हैं। तो विषमबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो चाहे आप इसे ऐसे बोल सकते हैं 1/2 गुणे आधार को बोलते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं बेस, इंटू ऊंचाई क्या बोलते हैं, हाइट, HEIGHT। तो यहाँ त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हो गया 7 मीटर, ये है 6 मीटर और ये है 8 मीटर। इस प्रकार से इस त्रिभुज को देखा जाए तो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो माप है वह सभी माप अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, इसलिए यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो हमें जानना है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर इस त्रिभुज का एक शीर्ष से किसी एक भुजा पर लंब डाल दिया गया, जैसे यहाँ से इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर क्या डाल दिया गया, लंब डाल दिया गया, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसका आपको माप पता है। अब हम इसको मिटा देते हैं। आपको एक भुजा का माप पता है, जिस भुजा का माप पता है उस भुजा पर उसके सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब है और उस लंब की लंबाई आपको पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया है 5 मीटर। तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इस फार्मूले के अनुसार, मतलब कोई एक ऐसा विषमबाहु त्रिभुज है, चाहे एनी वन कोई भी त्रिभुज हो सकता है, अगर उसका कोई एक भुजा का माप दिया गया है और उस भुजा पर उस भुजा को जिसका माप दिया गया है उसके सम्मुख जो कोण है उस कोण से उस भुजा पर लंब डाला गया, उसका अगर माप आपको पता है तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इस फार्मूले के अनुसार निकालेंगे। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यह एक प्रचलित फार्मूला है। अब इसमें देखिए आधार कौन होता है, ऊंचाई कौन होता है। आधार वह होता है जिस पर लंब डाला गया होता है, तो अर्थात लंब किस पर डाला गया है, 80 वाली भुजा पर, इसका मतलब 80 जो हो गया इसका आधार हो गया। तो उसके बाद आता है हमारा ऊंचाई अर्थात हाइट। हाइट कौन होता है, जो लंब होता है आधार पर, जो लंब डाला गया होता है सम्मुख शीर्ष से, आधार के सम्मुख शीर्ष से, ये जो होता है वह जो होता है ऊंचाई उसका। तो इस प्रकार से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमको लिखना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पहले बेस बराबर लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, तो बेस बराबर आपका है कितना, 8 मीटर। उसके तब लिखेंगे हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट अर्थात ऊंचाई दिया हमारा, जो इसका जो लंब डाला गया वह है 5 मीटर। इस प्रकार से जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसको, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस होता है आधार होता है, तो आधार का मान दिया हुआ है 8 और ऊंचाई दिया हुआ है 5। अब क्षेत्रफल जब इसका निकालेंगे, आगे सब कैलकुलेशन करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। इस प्रकार से आपका आएगा 1 × 4 × 5, तो 1 4 जा 4 5 जा 20। अब मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
इस प्रकार से आप एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और ये फार्मूला आप अन्य त्रिभुजों में भी यूज कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों एवं प्यारे साथियों, और हमारा ये टॉपिक जो मैंने समझाया ये आपको कितना समझ में आया, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कितना समझ में आया। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं, बिल्कुल स्वागत रहेगा उसका। और आपसे मेरा जाते जाते एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और अगले जो वीडियोज आएंगे और अगला जो हमारा वीडियो आएगा इसके बाद मेंसुरेशन के पर आधारित जो हमारा अगला जो सीरीज होगा, अगला जो हमारा पार्ट होगा इस मेंसुरेशन का, वह होगा एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। और उसमें भी आपको बहुत सारे चतुर्भुज में भी बहुत सारे प्रकार, बहुत कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, उन सब का अलग अलग फार्मूले होते हैं। हम हर एक फार्मूला आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। और जाते जाते आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर मेरा ये वीडियो, मेरा ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।